बच्चों, आज हम अपना पिछला वीडियो मुद्रा के कार्य जो चल रहा था पार्ट 1, उसमें मुद्रा के कार्य चल रहे थे। आज पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए हम मुद्रा के कार्यों का वर्णन करने जा रहे हैं। मुद्रा के कार्य जैसे हमने बता दिए थे कि हमने इस मुद्रा के कार्य को 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहला, प्रमुख कार्य। दूसरा, सहायक कार्य। और तीसरा, आकस्मिक कार्य। फोर्थ, अन्य कार्य। इस तरीके से हमने मुद्रा के कार्य को पिछले वीडियो में 4 कार्यों में विभक्त किया था। इसके अंतर्गत हमने पहला प्रमुख कार्य हमने बता दिया था, विनिमय का माध्यम। दूसरा, मूल्य का माप। इन कार्यों को हमने मुद्रा का जो प्रमुख कार्य था पहला, उसमें हमने इसको विभक्त कर दिया। कहने का मतलब मुद्रा के प्रमुख कार्यों को हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। बच्चों, आज जो है हम सहायक कार्य बता रहे हैं। सहायक कार्य पहले तो हम इसको समझेंगे कि सहायक कार्य क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य, मुद्रा का जो आविष्कार है वो मेन काम है कि मुद्रा का प्रमुख कार्यों से इसका संबंध रखते हैं। मुद्रा मेन जो है विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप है। सहायक कार्य, मुद्रा इन कार्यों के साथ साथ इन कार्यों को भी करेगी। इस चीज में हम इसका आज वर्णन करेंगे। सहायक कार्यों को हम किस किस नाम से जानते हैं बच्चों? कई बार प्रश्न आ जाता है, मुद्रा के गौण कार्य बताइए, मुद्रा के द्वितीयक कार्य बताइए, तो समझ नहीं पाते हैं। तो हम इसको बताने जा रहे हैं कि मुद्रा के सहायक कार्यों को और किस किस नाम से भी बोला जाता है। तो पहले हम बताएंगे मुद्रा के सहायक कार्य को हम गौण कार्य भी बोलते हैं। गौण मतलब कुछ छुपे हुए, कि मुद्रा के प्रमुख कार्य के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी जो मुद्रा के कार्य दिखते नहीं है, लेकिन मुद्रा अपना काम करती है। और सहायक कार्य, गौण कार्य या द्वितीयक कार्य। कहने का तात्पर्य हम ये चीज बता रहे हैं कि मुद्रा के जो सहायक कार्य है उनको किस किस नाम से या और कोई नाम से या किसी और भी कुछ कहते हैं वही। कई बार प्रश्न आता है मुद्रा के गौण कार्यों को बताइए। गौण कार्य हम सिर्फ हमने सहायक कार्य पढ़े, आप इनमें से कौन सा ऐसा कार्य बताएंगे गौण कार्य में? ये दूसरा जो कार्य है मुद्रा का, वो गौण कार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं कि मुद्रा के सहायक कार्यों को हम और भी किस किस नाम से जानेंगे? गौण कार्य और द्वितीयक कार्य के नाम से। इसी तरीके से बच्चों, सहायक कार्य को हम मेन उद्देश्य क्या है सहायक कार्य, ये बताना है कि सहायक कार्य जो है वो ऐसे कार्य हैं, ये ऐसे कार्य हैं जो देखिए सहायक कार्य के लिए हम डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन उससे पहले सहायक कार्य क्या करता है ये देखिए। जो आर्थिक सुगमता, सुगमता का मतलब जानते होंगे आप कि जल्दी से, फास्टनेस और आसानी से, दोनों शब्द समाहित। ऐसे कार्य जो आर्थिक सुगमता के लिए
जाते हैं कि जो फास्टनेस के काम के लिए किए जाते हैं, मुद्रा जो पड़ती है उसके लिए इन कार्यों का क्या हुआ है, आविष्कार नहीं हुआ है। जो कार्य जल्दी से हो जाए उनके लिए नहीं हुआ है सहायक कार्य का आविष्कार। किसके लिए हुआ है, जो काम जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मेन आविष्कार का इसके लिए हुआ है। फिर भी हम इन सहायक कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार करते हैं। निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए, पहली बात कि हमने सहायक कार्य को समझा कि सहायक कार्य को किस किस नाम से जाना जाता है। दूसरा कि सहायक कार्य जो है किस कारण से हम इन्हें सहायक कार्य बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है, मुद्रा का जो इन्वेंशन है वो प्रमुख कार्यों के लिए हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे काम भी जो गौण है, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं, उनका वर्णन भी हम इसमें करेंगे। जैसे मुद्रा के जो सहायक कार्य हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया है। हम सिर्फ सहायक कार्य को दिखाना चाहेंगे। मेन पॉइंट अपना जो चल रहा है, सेकंड चल रहा है सहायक कार्य या गुण या द्वितीय। इन कार्यों को भी हमने कितने भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में। इन कार्यों को भी 3 कार्यों में विभक्त किया गया है। पहला, भावी भुगतानों का आधार। देखिए, ये भी एक तरीके से वस्तु विनिमय की कठिनाई थी। ध्यान आ रहा होगा आपको, भावी भुगतानों का आधार। पहले हम इसको समझेंगे, फिर सेकंड पॉइंट को, और फिर थर्ड। और अगर देखें भावी भुगतान, देखिए नाम से पता चल रहा है कि फ्यूचर में जो हम पेमेंट्स करेंगे उनका आधार किसे माना गया है, मुद्रा। तो इसके अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि कोई भी ऐसे पेमेंट्स जिनका भुगतान हम भविष्य के आधार पर रखते हैं, उनका मुद्रा के कार्य के दौरान ये कार्य बहुत ही आसानी से होने लगा है। तो हम सबसे पहली बात तो यही इसके अंदर इस पॉइंट को डालेंगे कि ऐसे सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाता है, क्या चीज ये होनी चाहिए कि ऐसे सौदे या ऐसे व्यवसाय, या पहली बात ऐसे सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना है, ऐसे सौदे जिनका भविष्य में भुगतान किया जाना है, मुद्रा ने या मुद्रा के द्वारा, मुद्रा के द्वारा इन सौदों का आधार, इन मुद्रा के द्वारा इन सौदों का भावी भुगतान
आधार माना है। भावी भुगतान आधार माना है। ये बात वास्तव में सही है कि भावी भुगतानों का जो आधार है वो क्या है? मुद्रा। कहने का मतलब है इस पूरे पॉइंट में आप देखेंगे मुद्रा जो है इसके द्वारा ही भावी भुगतानों का हम मुद्रा को ही भावी भुगतानों का आधार मान सकते हैं। क्योंकि पहले जो वस्तु विनिमय में कठिनाइयां थी उसके अंतर्गत कोई भी भावी भुगतान नहीं कर सकते थे। ये तीसरी कठिनाई थी। अगर आपको ध्यान हो कि मुद्रा के वस्तु विनिमय आर्थिक प्रणाली के अंदर या उस प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था में भावी भुगतानों की या स्थगित भुगतानों की जो थी वो बहुत ही बड़ी कठिनाई थी। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए ये मुद्रा का इन्वेंशन हुआ है कि भावी भुगतानों का आधार कि मुद्रा केवल प्रमुख कार्य ही नहीं करती है कि केवल विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप है। कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं वर्तमान में और अपने साथ ही मुद्रा लेकर जा रहे हैं और काम हो रहा है, लेकिन मुद्रा गुण कार्य करती है, भावी भुगतानों का भी आधार है। मुद्रा के अंतर्गत ये गुण इसके अंतर्गत पाया गया है। साथ ही इसके द्वारा मुद्रा के द्वारा सेकंड चीज जो आ रही है, एक तो इसने भावी भुगतानों को आधार मान लिया है मुद्रा, साथ ही वस्तु की कीमत भी निर्धारित करती है। वस्तु की कीमत का अनुमान इसके द्वारा हो गया है, मुद्रा के द्वारा। क्यों हो गया? क्योंकि अगर वस्तु की कीमत का अनुमान है कि ये वस्तु यानी मेजरमेंट है, हमें वस्तु की वैल्यू पता है, तो हम उसे फ्यूचर में रख सकते हैं संचय करके उन वस्तुओं का जिन वस्तुओं का हम भुगतान नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मुद्रा के इन्वेंशन से ये वस्तु की जब कीमत का अनुमान हो गया है, यानी मूल्य का मापक, मूल्य का मान हमारे सामने आ गया है, तो हम भावी भुगतानों को आसानी से चुका भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज मुद्रा के अनुमान, मुद्रा की जो के द्वारा वस्तु की कीमत का अनुमान आसानी से लगा लिया जाता है। तीसरी बात कि मुद्रा जो है भावी भुगतानों का तो आधार है ही, साथ ही में स्थगित भुगतानों का भी आधार है। स्थगित कि अब जिनको अभी नहीं करना था बाद में करना था, स्थगित का मतलब उधार भी मान सकते हैं। स्थगित भुगतानों का कार्य भी करती है कौन? मुद्रा। कि भावी भुगतान के साथ साथ स्थगित भुगतान भी इसके अंतर्गत मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं और वह काम बहुत ही आसान हो गया। और इसके अंतर्गत हम और क्या बता सकते हैं कि भावी भुगतानों में हमने पहली बात तो ये बताई कि मुद्रा के द्वारा ये बहुत ही आसान हो गया है। दूसरा, वस्तु की कीमत निर्धारित की गई, निर्धारित होने से भावी भुगतान बहुत ही आसान हो गया। स्थगित भुगतानों को का भी कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जनता के हित के लिए कि जनता के लिए या जनता के विभिन्न ऋण, जनता के विभिन्न ऋण, हमने 11th क्लास में ऋणों के प्रकार पढ़े थे। विभिन्न प्रकार के ऋण, इसमें से कुछ का वर्णन कर रहे हैं। कौन से विभिन्न प्रकार के ऋण? जैसे गृह ऋण, होम लोन जिसको बोलते हैं, शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन भी मिलने लग गया है आजकल और बहुत ज्यादा चलन में है, और उद्यम ऋण। ये तीन ऋण अभी हाल फिलहाल वर्तमान टाइम पर सबसे ज्यादा
लिए जाते हैं जनता के द्वारा। गृह ऋण, होम लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन, ये तीनों लोन यानी लोन जिसको हम बोलते हैं ऋण और जिसको हम साख भी बोलते हैं। आगे जब आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इस वाले पॉइंट को हम साख भी बोलेंगे। ऋण का मतलब है साख। ऋण का मतलब बच्चों कि आगे जो ऋण दिए जाते थे या जनता के विभिन्न प्रकार के जो ऋण हमने डिस्क्राइब किए, उनका भी इनका भी क्या होता है, आसानी से लेन देन किसके द्वारा संभव हुआ है, मुद्रा के द्वारा। आसानी से लेन देन मुद्रा के द्वारा ही संभव। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये पढ़ी कि भावी भुगतानों के लिए मुद्रा का कार्य तो है ही कि भावी भुगतान तो कर ही सकते हैं, साथ में वस्तुओं की कीमत निर्धारण, कीमत का अनुमान लगने के बाद भावी भुगतान जो हम कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, क्या चीज हमें पता लग रही है जिसके कारण ये काम आसान हो गया है। ये काम कीमत, वस्तु की कीमत अनुमान होने के पश्चात ये बताया गया। इसके अलावा स्थगित भुगतान, स्थगित भुगतान का कार्य कि हम भावी भुगतान के साथ जो हमारे भुगतान रह गए हैं, पेंडिंग रह गए हैं, आपको उसको भी आसान किसने बना दिया, मुद्रा के इस गुण कार्य ने या इस दिव्य कार्य ने आसान कर दिया। तीसरी बात कि जनता ने जो विभिन्न प्रकार के लोन लिए हैं, जैसे हमने बताया है होम लोन, एजुकेशन लोन और उद्यम लोन। उद्यम मतलब बिजनेस के लिए, व्यावसायिक लोन भी कह सकते हैं इसे हिंदी में, उद्यम लोन। आसानी से लेन देन शुरू हो गया है। इसके कारण ऐसा कौन सा कार्य हुआ है जिसके कारण, मुद्रा के आविष्कार की बात। तो ये चीज क्लियर है। इसी के अंतर्गत हम एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहे हैं। पहले जो थे बिजनेस जब किया करते थे तो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वस्तु की कीमत हमें पता नहीं थी। तो अभी जो वर्तमान में कई प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं, क्योंकि जो स्केल है व्यवसाय का, जो हमारा लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, विस्तृत हो गया है। उस कारण से अब वर्तमान में जो है कई तरीके के व्यवसाय किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा डिबेंचर्स, शेयर्स, अकाउंट्स में आप पढ़ रहे हैं, कंपनीज वगैरह, तो इसके अंतर्गत वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार शेयर्स, तो शेयर्स का जो चैप्टर है आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इसी का वर्णन है शेयर्स, डिबेंचर्स तथा प्रतिभूतियां तथा प्रतिभूतियों का लेन देन भी किसके किसके आधार पर किया जाने लग गया, मुद्रा के द्वारा ये कार्य भी आसानी से, पहले तो कार्य भी हुआ कि शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रतिभूतियों का व्यवसाय हो रहा है, लेकिन आसानी से शेयर्स का मान हमें मालूम है, वैल्यू पता है, डिबेंचर्स की वैल्यू पता है, जो सिक्योरिटीज रखी हुई हमने प्रतिभूतियां के तौर पे हमने अपने शेयर्स डिबेंचर को रखा है, तो उनकी कीमत का अनुमान लगाने के बाद ये काम बहुत ही आसान हो गया। इसके साथ साथ ही मुद्रा जो है, मुद्रा पूंजी बाजार एवं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मुद्रा का
मुद्रा जो है पूंजी बाजार में विकास किसके द्वारा हुआ? पूंजी बाजार, ये हमारे एक तरीके से कैपिटल्स हैं, इनके बाद मार्केट में विकास हुआ किसके कारण? मुद्रा के कारण। सारे जो कार्य हैं वो भावी भुगतान में आ रहे हैं, जिनको मुद्रा ने बहुत ही सरल बना दिया है। इसी का हम वर्णन करने जा रहे थे कि मुद्रा के द्वारा क्या क्या चीजें, यानी भावी भुगतान में हम क्या लिखें कि ऐसे कौन से कार्य हुए हैं भावी भुगतान के लिए जो मुद्रा ने बहुत ही सरल बना दिए। तो हमने ये बताया पूंजी बाजार में भी विकास हुआ इसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा। इसी तरीके से इन सब कार्यों को देखते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ रूप से सामने आ गई। आया समझ में आपको बच्चों कि जो हमने सहायक गुण या वित्तीय कार्यों को बताए, उसके अंदर हमने क्या क्या कार्यों को समझा कि भावी भुगतान का आधार तो बताया मुद्रा को, भावी भुगतान का आधार बताया, भावी भुगतान के आधार के अंतर्गत आप क्या क्या चीज डेवलप हुई, किस चीज का लेन देन हुआ, यही चीज हमने सहायक या मूल कार्यों में आपको समझाई। ऐसे बच्चों तो हम बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमने जो पॉइंट्स पढ़े कि वस्तु की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वस्तु की कीमत का अनुमान, इसके द्वारा मुद्रा, यही चीज थी। दूसरा, पहली तो वस्तु की कीमत का अनुमान लगाकर ही भावी भुगतानों का हम लेन देन कर सकते हैं। दूसरी, अभी हमने पढ़ा कि जनता के विभिन्न प्रकारों का काम, जैसे गृह ऋण, शिक्षा ऋण व उद्यम ऋण आदि, इनका कार्य भी आसान किसने बनाया? मुद्रा। इसी तरह से हम लिखा हुआ हमने शेयर्स, डिबेंचर्स का प्रतिभूतियों का लेन देन, तथा प्रतिभूतियों का लेन देन। तो ये जो है इसमें से हमने देखा कि भावी भुगतान का आधार जब हमने कार्य पढ़ा तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या सामने आई कि एक तो वस्तु की कीमत का अनुमान इसमें हुआ, भावी भुगतानों में जो जितने कार्य गुण कार्य बताए। दूसरा, हमारे विभिन्न प्रकार के जो जनता के विभिन्न प्रकार के जो लोन है, ऋण है, उन सबका आसानी से लेन देन जो है वो किससे संभव हुआ है? मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। तीसरा, शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय है, आज के टाइम पे बैंकिंग प्रणाली में सबसे ज्यादा शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रतिभूतियों का लेन देन जो किया जाता है, यानी कि बैंकों से भी व्यवसाय हम किसके आधार पर आसानी से कर सकते हैं, वही चीज इस पॉइंट्स में बताई। पहली चीज तो वही कि भावी भुगतान इसमें बहुत ही सरल हो गए हैं, आसान हो गए हैं। किसके कारण हो गए हैं? वस्तु की कीमत। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारी जो मुद्रा पूंजी बाजार में क्या कर रही है? विकास दर्शा रही है कि कैपिटल मार्केट में हमारा जो विकास है वो किसके कारण संभव हुआ है? मुद्रा। तो हम अगर हम अपने इस पॉइंट्स को समझें और उसमें से जो कंक्लूजन पॉइंट्स निकाले तो वो हमारे लिए बनते हैं। और ये जो हुए हैं कार्य, ये किनके कारण हुए हैं बच्चों? मुद्रा के द्वारा ही संभव हुए।
मुद्रा के द्वारा ही किए जा सकते हैं या संभव हो सकते हैं। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब चला करती थी तो उस समय जो व्यवस्था थी वो सिर्फ कैसा व्यवसाय जो था उसका रूप कैसा था, सिर्फ प्राथमिक व्यवसायों का ही रूप था, उसी के आधार पर ही लेन देन किए जाते थे। तो व्यवसाय का जो स्तर है वो बहुत ही कम था, छोटा था, उसका जो प्रारूप था व्यवसाय का वो बहुत ही छोटा हुआ करता था। लेकिन मुद्रा के इन्वेंशन से व्यवसाय कहाँ तक पहुंच गया, शेयर्स, डिबेंचर्स, उधार लेना देना, बहुत उत्पादन का जो स्तर है ये उत्पादन के स्तर में बहुत ही विकास हुआ। तो इसी तरीके से हम ये चीज बताना चाह रहे हैं बच्चों कि हमारा जो मुद्रा का कार्य है, सेकंड कार्य, अपने आप में प्रमुख ना होते हुए भी बहुत कुछ बता रहा है। तो हमने सेकंड कार्य में यानी सहायक कार्य में, जिसको हम द्वितीय कार्य भी बोलते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आज डिस्क्राइब किया कि भावी भुगतानों का आधार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अलग अलग मुद्रा के जो है वो अलग अलग कार्यों के आधार पर ही आपसे अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट के द्वारा अपने इस कार्यों का वर्णन करेंगे। मुद्रा के कार्यों जो है वो 4 भागों में बटे हुए बच्चों, बहुत बड़ा पार्ट है इसका, क्योंकि 6 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो उसके हम कैसे डिस्क्राइब करें, उसके अंदर ऐसे पॉइंट टू पॉइंट क्या बात लिखे। अब जैसे भावी भुगतानों का आधार आप जब लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, तो आपके उसके अंदर के भी हमने ये पॉइंट्स बना करके आपको दिखाया है, इस वीडियो में समझाया है। तो हमारा विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापक के बाद प्रमुख कार्य के बाद जो सहायक कार्यों का डिस्क्रिप्शन हमने किया है वो ये। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे अगले वीडियो में हम मुद्रा के द्वितीय कार्य या सहायक कार्य का दूसरा पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, जिसको मैं आपको लिख करके बता रही हूँ कि कौन सा अगला पॉइंट आने वाला है कि मुद्रा मूल्य संचय का साधन। मुद्रा मूल्य संचय का साधन। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, पहला हमने बता ही दिया भावी भुगतानों का आधार, तीसरा पॉइंट जो है सहायक कार्यों में 3 ही है इसके पॉइंट, तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्रय शक्ति हस्तांतरण, कहने का तात्पर्य कि हमने अपने पिछले वीडियोस में सहायक कार्य का पहला पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट है इसके, पहला पॉइंट समझा चुके हैं। अब हम आगे वाले अपने वीडियोस में मुद्रा मूल्य संचय का साधन, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि यह मूल्य संचय का साधन। तीसरा क्रय शक्ति हस्तांतरण, ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलग अलग क्वेश्चन बनेगा इसका कि मुद्रा का क्रय शक्ति हस्तांतरण कार्य को आप समझाएंगे। तो जब हम इसको पॉइंट को समझेंगे तभी हम इसको आगे आप इसको अच्छे से एग्जाम में डिस्क्राइब कर सकेंगे बच्चों। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होगा तो ही आप अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए हम अपने अगले वीडियो में सेकंड और थर्ड पॉइंट का पार्ट बनाएंगे, जिसके अंदर आप इसको डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं मुद्रा के सहायक कार्यों का दूसरा और तीसरा। क्लियर है बच्चों?